नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 7 जून 2023 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक टाइम्स हम कवर करते हैं इधर सीरीज़ में, जहाँ पे हम टॉप 20 25 या 30 न्यूज़, आज जैसे कि लगभग 30 न्यूज़ है, आज तो भर भर के न्यूज़ है, तो हम ये सारी न्यूज़ को कवर अप करते हैं। इतना मैं अश्योर कर सकता हूँ, इस सीरीज़ के बाद या इस लेक्चर के बाद आपको उस डे का इकोनॉमिक टाइम्स कवर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा दोस्तों। लोगों के साथ शेयर करिए, जिनसे आपको लगता है कि और बेनिफिशियल हो सकता है, उन सभी के साथ शेयर करिए। वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और वीडियो में अगर आप कुछ और भी इम्प्रूवमेंट या और भी अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताइए। ये वीडियोस उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया, या स्टेट सर्विसेज, या इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए हो गया। या तो फिर अगर आप कोई इंटरव्यू, अगर आप जॉब कर रहे हो और कोई इंटरव्यू अगर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। और या तो फिर अगर आप जनरल नॉलेज में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप मार्केट से अपडेटेड रहे हमेशा, मार्केट एज इन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड है और ग्लोबल इकोनॉमी से आप थोड़ा अपडेटेड रहे, तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, ऑटो कंपनीज अवेट क्लैरिटी ऑन पीएलआई सब्सिडी फॉर FY 23। देखिए, पीएलआई का मैंने आपको बताया है कि पीएलआई का सब्सिडी क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी एक पर्टिकुलर 2020 को लॉन्च हुआ था, पर 2020 में क्योंकि कोविड वगैरह था तो इनको एक्सटेंशन दे दिया गया था। 5 साल का ये टेन्योर था, इसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। मतलब किसी भी 6 साल में से 5 साल तक का आप ये इंसेंटिव ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि भाई 6% ऑफ दी एडिशनल टर्नओवर, जितना जितना आपने किया अपना कैपेसिटी बढ़ा के, उतना आपको रिबेट मिल जाएगा, उतना आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिल जाएगा। अब हो क्या रहा है इसमें प्रॉब्लम कि कई सारे जो कंपनीज है, ऑटो कंपनीज है, उनका ये चीज़ कहना है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई जो है वो काफ़ी लेट से आया। पीएलआई का जो एसओपी है वो काफ़ी लेट से आया। हम काफ़ी अभी प्रॉब्लम में है। पीएलआई का एसओपी क्या है, अब जो गवर्नमेंट ने दिया है कि 50% ऑफ मिनिमम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मैंडेटरी। तो फिर इसमें सिर्फ 95 कंपनीज ही अप्रूव हो पाए। तो कंपनीज का कहना है कि भाई हम तो तैयार थे, आपने लेट कर दिया इसका एसओपी लाने में। अब हम क्या करें, जब मेरा ये अप्रूवल लेने का टाइम आ गया, जब मेरा इंसेंटिव लेने का टाइम आ गया, तब आप एसओपी कर रहे हो। तो कंपनीज थोड़े बहुत नाराज़ भी है, बट जो कंपनीज इस चीज़ को कंप्लाई कर पाई उनको तो ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बायजूस मिसेस 40 मिलियन लोन पेमेंट सूज लेंडर्स। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, हालांकि कंपनी स्पेसिफिक का फिर भी मैं कवर करना चाहूँगा। बायजूस ने अपने लेंडर को ही सू कर दिया यूएस के कोर्ट में। क्या हुआ कि बायजूस का जो लेंडर है, वो टर्म लोन के लिए लेंडर था, टर्म लोन बी जिसे कहा गया, वो कौन था, रेडवुड, एन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। तो उनका क्या कहना था, भाई इन्होंने 1.2 बिलियन का लोन जो बायजूस ने लिया था, उसमें ये कंसोर्शियम था। लोन का कंसोर्शियम मतलब कई सारे लोग मिल के एक लोन देते। तो उसमें बायजूस का कहना है कि भाई ये जो लेंडर है पर्टिकुलर रेडवुड, उसने क्या किया, अपना शेयर बढ़ाते गया कि भाई और कंपनीज को उनका उनका पैसा देके शेयर बढ़ाते गया। अब जब हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जा रहा है ऑपरेशंस में, जब हमारा अभी थोड़ा डाउनफॉल जा रहा है, तो ये लेंडर क्या है, स्पेसिफिकली फोर्स कर रहा है हमें कि आप प्री पेमेंट करो या पेमेंट करो एटलीस्ट। एक्चुअली बायजूस ने अपना इंटरेस्ट प्री पेमेंट अभी मिस कर दिया जून 5 को, तो बायजूस की अभी हालत थोड़ी ख़राब है। तो उनका ये कहना है कि भाई आप ठीक है, अगर आप प्री पेमेंट कर, मतलब अगर आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर आप स्टेक्स बढ़ाने दो। तो बायजूस का ये कहना है कि भाई ये देखिए, ये हमको प्रीडेटरी तरीके से हमारे कंपनीज में मतलब हॉस्टाइल तरीके से टेक ओवर करना चाहता है या हॉस्टाइल तरीके से शेयर बढ़ाना चाहता है। तो बायजूस ने इस नाम से सुई कर दिया। तो मुझे थोड़ा काफ़ी वियर्ड और फनी लगा ये न्यूज़, बट ठीक है, न्यूज़ था तो हम कवर कर लिए। PSUs गवर्नमेंट बॉडी सेंसिटाइज टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट टेक। देखिए क्या हो रहा है कि PSUs वगैरह जो है, अब उनको गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दिया है कि भाई आप जो है चाइनीज़ टेक कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे और चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजीज है उसे यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादातर अवॉइड करेंगे। इनका कहने का मतलब ये है। इसमें 2-3 रीज़न इन्होंने कहा है। भाई पहला तो रीज़न ये है कि चाइनीज़ जो टेक कंपनीज रहते हैं ना, उनके तरफ से जो डेटा का जो ब्रीच हो जाता है, डेटा जो ट्रांसफ़र हो जाता है उनके उसमें, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का भी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे डिफेंस का भी एक प्लेटफॉर्म है, तो उनसे अगर हम कोई टेक्नोलॉजी लेते हैं, कोई एक मोबाइल टेक्नोलॉजी लेते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है उनको। सेकेंड चीज़, उन पर रिलायंस ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। मान लो अभी जैसे चाइना ने काफ़ी अग्रेशन दिखाया बॉर्डर पे, अगर हम चाह के भी अभी हम चाइना को ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं खिला सकते, क्योंकि हमारा काफ़ी डिपेंडेंस है चाइना में। तो ये सब चीज़ को थोड़ी देर कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ का गाइडलाइन निकाला है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, फेम ड्यूज टू बी क्लियर बाय मंथ एंड। फेम ड्यूज थोड़ा पेंडिंग चल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब जो है फाइनली गवर्नमेंट ने ये चीज़ का नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई हम 13 मतलब सॉरी बाय द एंड ऑफ जून हम क्लियर इसे कर दें। फेम स्कीम की अगर हम बात करें तो MHI ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल EV मेकर्स को गवर्नमेंट जो है 10,000 करोड़ का सब्सिडी देगी फेम इंडिया के तरफ से। फेम इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इसमें जो है MHI जो है उसे सब्सिडी देगी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके तरफ से ये स्कीम लाया गया है। दो रीज़न जिसके कारण डिले थोड़ा हुआ है इस चीज़ में, जो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई एक तो कंपनीज जो है ख़राब तरीके से यानी कि गलत तरीके से फेम का सब्सिडी क्लेम कर रही थी, उसके कारण चेक लगाना पड़ा हमें और काफ़ी चीज़ों का ऑडिट करना पड़ा। सेकंड चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से IFCI का जो है उसका मतलब IFCI को भी इस चीज़ में लेके आ गए कि भाई आप जो है डिस्बर्सल करोगे, आप जो है मतलब चेक करोगे ये मतलब चेक करोगे आपको इसका डिस्बर्सल ये सब। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी सारे चेक्स लग गए और इसका जो डिस्बर्सल है वो स्लो हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया चूजेस वाइडर पार्टनरशिप्स नॉट मिलिट्री पैक्ट्स इन IOR। देखिए गवर्नमेंट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है इंडिया पे काफ़ी एलिगेशन लगाती है कि भाई इंडिया US वगैरह पे काफ़ी एलिगेशन लगाती है कि भाई ये लोग नाटो लाइक अलायंसेस लेके आ रहे हैं। इंडिया का इस चीज़ साफ साफ कहना है कि भाई हम नाटो अलायंसेस वगैरह नहीं लेके आ रहे, हमारे ये कहना है कि भाई हम कोई अलायंस भी नहीं लेके आ रहे, हम सिर्फ पार्टनरशिप्स लेके आ रहे, सो दैट इंडियन ओशन रीजन में कोई भी कंट्री एक स्पेसिफिक डोमिनेंस अपना ना दिखा पाए, जैसे कि वो चाइना को थोड़ा इंडिकेट कर रही है। और जैसे उनका ये कहना है कि भाई सारे कंपनी कोऑपरेट करके, सारे कंट्रीज कोऑपरेट करके चले, ताकि एक कंट्री कोई अपना ना एक कंट्री ज़्यादा छोटे कंट्री सफ़र करे, ना बड़े कंट्री उस चीज़ को डोमिनेट करे। फिर एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, इंडिया जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इस इंडियन ओशन रीजन में, और एक तरीके से जहाँ से हम कोऑपरेशन बिल्डअप कर सकते हैं दैट इज़ थ्रू इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन नियर न्यू दिल्ली, जो कि इस्टेब्लिश हुआ है। उसमें क्या होगा बेसिकली, एक स्टेप जो है वाइट गुड्स इंफॉर्मेशन जो है हम शेयर कर सकते हैं। वाइट गुड्स इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी कंट्री का अगर नॉन मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी अगर किसी कंट्री के थ्रू जा रहा है, किसी मैरीटाइम बॉर्डर के थ्रू जा रहा है, तो उस कंट्री को जिसके मतलब मान लो अगर चाइना का कोई शिप है जो कि वेसल है जो कि नॉन मिलिट्री है, वो अगर इंडियन के बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो चाइना को इंडिया को इंटीमेट करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज एक्सचेंजिंग ऑफ वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज दोस्तों, सेंटर सेट्स 3 month डेडलाइन फॉर वर्क प्लान इन विलेजेस अराउंड चाइना बॉर्डर। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल निकाला था, इसके तहत क्या हुआ था कि जो भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि आपका 4 इसमें स्टेट्स कवर्ड है, एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तराखंड, और यूटी में अगर देखा जाए तो लद्दाख कवर्ड है। इनके जो विलेजेस जो चाइना के साथ बॉर्डर लगा रहे हैं उस पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम डेवलपमेंट करें। देखिए पॉइंट क्या हो रहा है, चाइना के साथ जो बॉर्डर जो विलेजेस लगा रहे हैं ना, उसमें से लोग भाग भाग के वापस छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना उधर कोई चीज़ का फैसिलिटी है, ना कोई कनेक्टिविटी है, ना कोई टेलीकॉम सर्विसेज है। तो अब क्या है, गवर्नमेंट उस चीज़ को बिल्डअप कर रही है। और वहीं अगर चाइना के साइड का ये बॉर्डर देखे तो चाइना के साइड काफ़ी डेवलपमेंट है, चाइना उल्टा लोगों को ला के बसा रहा है उधर। तो अब क्या है इंडिया भी एक्टिव हो गया है। अब इंडिया भी अपने सिटीजन्स को कह रहा है कि आप भी उधर रहो, हम आपको सारा फैसिलिटीज़ देंगे। तो उस डेवलपमेंट को कराने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली एक स्कीम लेके आया, दैट इज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसके तहत गवर्नमेंट जो है अब अनाउंस कर रही है। अब अगर आप देखोगे तो पिछले 2 महीने पहले तो 4G का नेटवर्क सेटअप हुआ है अरुणाचल प्रदेश के एक विलेज में, तो काफ़ी पीछे हुआ है। बट हाँ, गवर्नमेंट अब इस चीज़ को एटलीस्ट टेकअप तो की है। स्कॉलरशिप फॉर सुप्रीम कोर्ट किड्स स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट किड्स स्टक एज स्टेट्स फेल टू रिलीज शेयर ऑफ फंड्स। तो SC कि जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है मैट्रिक के बाद। इसमें गवर्नमेंट का कितना शेयर रहता है? सेंट्रल का 60 रहता है, स्टेट का 40 रहता है। अब
इसमें क्या, और 90:10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहता है, मतलब 90 सेंट्रल 10 स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ, काफ़ी जो स्टेट है वो जब फंड डिस्बर्स करता है तो मतलब वैसे ही सेंटर भी फंड डिस्बर्स करता है। तो अब सेंटर का ये चीज़ कहना है भाई स्टेट ही डिस्बर्स नहीं कर रही तो फिर हम अपना शेयर कैसे ला के देते। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस हो सकता है, काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो शेड्यूल कास्ट है अगर उसे मतलब अगर ये स्टैटिस्टिक्स को अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कौन से है, जैसे कि बिहार हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दमन दीव, कश्मीर, झारखंड, सिक्किम वगैरह, ये सब स्टेट्स के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, होम रन एनआरआई शेयर इन रियलिटी मार्केट डबल्स पोस्ट पैंडेमिक। बस मैंने ये न्यूज़ कवर कर लिया है कि आपको थोड़ा सा रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसे एक क्या डेवलपमेंट है वो चीज़ पता चलेगा। रीजंस, एनआरआई जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए अगर आप एनआरआई का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पहले लगभग 10% के आसपास होता था टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स जितना, अगर मान लो 100 बिल्डिंगें अगर कोई डेवलपर बेच रहा है तो उसमें से 10% सिर्फ एनआरआई लेते थे। आज के डेट में 20%, दैट इज़ 1/5 लेना चालू कर दिए। तो काफ़ी वो हो गया। इसमें क्या क्या फैक्टर्स बताया जा रहा है, एक तो देखिए डॉलर का अप्रिसिएशन काफ़ी हो गया है, तो एनआरआईज डॉलर्स में कमाते, इंडिया में इन्वेस्ट कर देते। टैक्स रिजीम काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स काफ़ी मिल रहा है, डिजिटाइजेशन बढ़ गया तो उससे क्या प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस कम हो गए, रेगुलेशंस काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गए, रेंट का जो रेंटल जो यील्ड है वो काफ़ी बढ़ गया आज के रेट में। अगर आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में आज के रेट में, गुड़गांव में मैं रहता हूँ, गुड़गांव में भी कई सारे चीज़ जो है वो बढ़ गए सबके रेंटल्स। पहले कोविड के पहले क्या था और कोविड के बाद क्या था, कोविड के पहले अगर आप किसी चीज़ का 20-25 दे रहे हो तो आज के रेट में 40-41-45 के आसपास चले गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। बॉम्बे वगैरह का तो कुछ कहना ही है, उधर तो रेंटल इतने यील्ड होते ही है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, जैसे कि वो लोग टारगेट करते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है अभी इन्वेस्ट करते थे, रिटायरमेंट हम जल्दी लेके आके इंडिया में बस जाएंगे, ऐसा। फिर उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज में हैव टू शेयर डेटा टू कर्व पेस्की टैक्स। देखिए जो ट्राई ने जो निकाला था कि भाई आप जो है वो जो फालतू के जो मैसेजेस, जो हमें जो प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं वो अब आना बंद हो जाएंगे, या तो वो आएंगे भी तो एक प्रॉपर एक एसओपीज के साथ आएंगे। तो अब जो है ट्राई ने बोला है कि भाई हमें टेलीकॉम कंपनीज़ का भी मदद चाहिए होगा ये सब चीज़ को थोड़ा कर्व करने के लिए। जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज ये सब मैसेजेस ब्लॉक लेजर टेक्निक के थ्रू निकालेगी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो जो BLT जिसको बोलते हैं उसके तहत निकालेगी, और हमें जो है इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगी कोई कौन सारी कंपनीज ऐसे टेक्स्ट वगैरह कर रहे हैं और कितने ये सब चीज़ कितने स्पैम तरीके से चल रहे हैं। US SEC sues Coinbase फॉर ब्रेकिंग US सिक्योरिटी रूल्स। देखिए SEC जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसा हमारा सेबी वहाँ पे SEC है, तो उन्होंने क्या किया है कि भाई Coinbase जो कंपनी है जो कि ये क्रिप्टोज वगैरह में है इन्वॉल्व, तो उनका ये कहना है कि भाई जो Coinbase है ये कई सारे कंप्लाइंसेस को इग्नोर कर दिए जो कि इनके ऊपर एप्लीकेबल था। तो इससे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ गया। इन्वेस्टर को जो एक जो मतलब इंश्योरेंस मिलना चाहिए कि भाई चलो ठीक है आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, वो सब चीज़ के लिए जो SEC है वो कंप्लाई करवाती कंपनीज़ को। तो ये Coinbase ने उस सब चीज़ को इग्नोर किया, तो इसी चीज़ के लिए फाइन किया गया उनको। फिर उसके बाद अगर कल का भी हम न्यूज़ देखें तो जो बाइनेंस है उसको भी यही चीज़ का प्रॉब्लम हुआ था, उसे भी SEC ने ये चीज़ के ऊपर मतलब सू किया था। फिर चाइना आस्क्ड बिग बैंक्स टू कट डिपॉजिट रेट्स टू बूस्ट ग्रोथ। चाइना काफ़ी रेट पे रेट कट कर रहा है दोस्तों, क्योंकि चाइना का अभी थोड़ा सा ये हो रखा है कि भाई हमें फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बनना है चाइना, और जो कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आगे मैं न्यूज़ पे कवर भी करूँगा कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आने वाले टाइम में 2024, 25, 26 के लिए इंडिया सबसे ज़्यादा रहेगा। तो चाइना जो है अभी जो है अपना इंटरेस्ट रेट का अगर बात करें तो 0.25% एनुअलाइज्ड, जैसे टाइम डिपॉजिट रहता है उस पर, मतलब 0.25% जैसे हम नहीं बोलते करंट डिपॉजिट पे या करंट अकाउंट पे जो रहता है डिमांड डिपॉजिट पे, जैसे हम मान लो सेविंग्स में नहीं रखते, एकदम डिमांड डिपॉजिट पे रखते हैं, तो उस पर 0.25% इंटरेस्ट दे रहा है। 2.6% दे रहा है वो 3 ईयर टेन्योर पे, 2.65% दे रहा है 5 ईयर टेन्योर पे डिपॉजिट।
जबकि अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का तो हमारा रेपो रेट ही 6.5% है। तो चाइना काफ़ी कट किए जा रहा है अपना इंटरेस्ट रेट, ताकि चाइना को ये लग रहा है कि भाई हम जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट करेंगे वैसे वैसे हमारा जो है लिक्विडिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा जो कंपनीज है वो ग्रो करेंगे। बट चाइना को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप यूएस के रेट के साथ नहीं चलोगे, यूएस के रेट हाइक के साथ नहीं चलोगे, तो आपका युआन जो है डिटोरिएट होगा, डिटोरिएट हो भी रहा है। जैसे चाइना ने अनाउंस किया 0.3% का युआन गिर भी गया। तो ये चीज़ है, चाइना को थोड़ा सा अपने चाइना थोड़ा सा एक्चुअली बेट कर रहा है अपने पॉलिसीज़ पे वर्सेस यूएस के पॉलिसी। देखते हो तो आने वाला टाइम बताएगा किसका पॉलिसी किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। प्रीमियमाइजेशन वेव स्वीप्स अक्रॉस इंडिया स्मॉल टाउन्स। देखिए एक छोटा सा न्यूज़ है, बस मैंने कवर कर लिया है कि भाई आज के डेट में स्मॉल टाउन्स पे कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। प्रीमियम जो फैशन ब्रांड्स है वो सब आजकल स्मॉल टाउन से भी काफ़ी अच्छा उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ है और जो फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, उन लोग का भी ये कहना है कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो स्मॉल टाउन से उन्हें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और क्या क्या फैक्टर्स है? ईज ऑफ डिजिटल पेमेंट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स एनेबलिंग डिलीवरीज और एक एस्पिरेशनल डिमांड। तो ये सब चीज़ के कारण जो है इंडिया ई कॉमर्स इज एक्सपेक्टेड टू रीच 9 लाख करोड़ बाई FY26। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सेज नो टू यूनाइटेड एमिरेट्स इंडिया कोड शेयर। देखिए एक्चुअली हुआ क्या ना, यूएई का जो एमिरेट्स है और यूएस का जो एक एयरलाइंस है दैट इज़ यूनाइटेड एयरलाइंस, उनका एक्चुअली कोड शेयर पैक्ट है। एज इन कोड शेयर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दो एयरलाइंस एक कोड शेयर कर लेती है कि भाई आप जो है इंडिया के रूट पे फोकस करोगे, हम जो है वो मान लो पाकिस्तान के रूट पे फोकस करेंगे। चलो पाकिस्तान नहीं लेते, छोड़ो। आप जो है इंडिया के रूट में फोकस करोगे, हम जो है श्रीलंका के रूट पे फोकस करेंगे। तो अब इंडिया के रूट पे जो फोकस करोगे आप अपने फ्लाइट उस हिसाब से चलाना और हम अपने फ्लाइट अपने हिसाब से चलाएंगे, ताकि दोनों का जो टेरिटरी है वो हम इंक्लूड ना करें। इससे क्या होता है कि भाई अपना एक अच्छा होल मार्केट शेयर बन जाता है और फिर दोनों में कोई कंपेरेटिव वो चीज़ नहीं रहता है कि भाई आप एक ही कस्टमर के लिए आप दोनों एयरलाइन लड़ रहे हो। और काफ़ी ईज़ हो जाता है भाई कवर करने में, लोगों को के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है कि भाई चलो ठीक है, जो यूनाइटेड एयरलाइंस है वो काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी दे रही है मेरे को दुबई तक का, सॉरी यूएस तक का, और एमिरेट्स मेरे को दे रही है दुबई तक का। तो इसके कारण काफ़ी एक कोड शेयर एग्रीमेंट था। अब ये कोड शेयर एग्रीमेंट के तहत एमिरेट्स ने ये चीज़ डिमांड किया इंडिया को कि भाई आप यूनाइटेड एयरलाइंस का जो, देखिए एक तो ये कोड शेयर वाला चीज़ हो गया, और एक हो गया कि भाई ट्रैफिक राइट्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड दुबई, जिसमें इंडिया और दुबई का एक ट्रैफिक राइट एग्रीमेंट है, जिसके तहत इंडिया को मतलब जो दुबई के एयरलाइंस को कुछ कुछ कंसेशंस मिलेगा, कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। तो अब क्या है कि एमिरेट्स ने ये चीज़ रिक्वेस्ट किया कि भाई आप यूनाइटेड एयरलाइंस को ये सब चीज़ बेनिफिट दे दिए, क्योंकि हमारा कोड शेयर एग्रीमेंट के थ्रू यूनाइटेड एयरलाइंस जो है अब इंडिया के मार्केट में काफ़ी फोकस करेगा, वो यूएस के फ्लाइट्स लेके जाएगा। तो इंडिया ने बोला नहीं, हमारा जो एग्रीमेंट था वो दुबई के साथ था, दुबई में आप आते हो, एमिरेट्स आते, लेकिन यूनाइटेड एयरलाइंस नहीं आता, तो हम ये कोड शेयर एग्रीमेंट इनके साथ शेयर नहीं कर सकते। आई होप आपको ये जिस समझ में आ गया होगा न्यूज़ का। फिर वो उन्होंने अपोज किया, बोला कि यार इंडिया का डिसीजन गलत है, ये है वो तो अलग बात है, छोड़िए। ऑयल फर्म्स में गेट टू ऑपरेट फील्ड्स फॉर फुल इकोनॉमिक लाइफ, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम बोलते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन में इंडिया काफ़ी वो कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो जब्त कर लेती है चीज़ों को, वो सब चीज़ का जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि हम वो सब चीज़ हम नहीं करेंगे। आज जो एक न्यूज़ है, ऑयल फर्म्स में गेट टू ऑपरेट फील्ड्स फॉर फुल इकोनॉमिक लाइफ। एक्चुअली पहले क्या होता था, आपको 3 से 4 साल दिया जाता था एक लाइसेंस के तहत कि भाई आप एक्सप्लोर करो कि उसमें मिनरल है कि नहीं, और फिर आपको, जिसको हम कहते थे पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, फिर आपको अगर जब आपको मिनरल मिल जाता था फिर आप उसको माइनिंग करते थे, दैट इज पेट्रोलियम माइनिंग लाइसेंस। दोनों लाइसेंस अलग अलग टाइम में इशू होता था, तो वो 3-4 साल के लिए PEL इशू होता था, फिर जब आपको मिल जाता था तो 10 साल के लिए PML इशू होता था। अब गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि भाई हम ये 2 लाइसेंस का पहले तो चक्कर हटा देंगे, हम एक ही लाइसेंस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में दे देंगे, आपको फिर जो करना आप करो। फिर दूसरा चीज़ ये जो हर 10 साल में रिन्यूअल है, फिर इसको आप बार बार आते हो रिन्यू कराते हो, ब्यूरोक्रेसीज के जो कंसर्न रहते हैं वो तो रहता ही है कि भाई चलो ठीक है अभी हो जाएगा, तो डिले तो होता ही रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, आप एक बार लाइसेंस ले लियो, आप जब तक इस एक्सप्लोरेशन का इकोनॉमिक लाइफ खत्म नहीं होता, तो मतलब जब तक आप उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर लेते, हम आपको बीच में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एक बहुत अच्छा बूस्ट है
देखा जाए तो ऑयल ऑयल कंपनीज लोग के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या बेनिफिट्स होता है। फिर उसके बाद ई इन्वॉइसेस मस्ट फॉर फर्म्स विद 5 करोड़ प्लस एनुअल टर्नओवर। ई इन्वॉइसेस अब मैंडेटरी हो गया दोस्तों। 5 करोड़ से 10 करोड़ का टर्नओवर पहले इन लोगों ने 100 करोड़ को ऊपर लेके आया था, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अब आ गया 5 to 10 करोड़। तो ऐसे ऐसे अब मेरे ख्याल से अब लास्ट जो लेग रहेगा इनका सबको कवर कर लेंगे इन लोग। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड्स वर्स्ट फॉल इन 2 months। एक्चुअली अगर आप देखो तो आईटी इंडेक्स काफ़ी फॉल कर चुका है। क्यों, आपको मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है इसमें। यूएस के जो कंपनीज है, टेक कंपनीज है, वो लोग अभी काफ़ी जो गाइडेंस लेके आ रहे हैं वो काफ़ी ख़राब लेके आ रहे हैं। एज इन दे आर नॉट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट्स दैट इज गोइंग टू कम, अबाउट द इकोनॉमी दैट इज वेटिंग फॉर अस। तो उनका ये कहना है कि भाई आने वाला टाइम और ख़राब हो सकता है। तो ये सब चीज़ के कारण जो इंडिया के जो टेक कंपनीज है उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि इंडिया के जो टेक कंपनीज है उनका काफ़ी अच्छा शेयर जो है वो यूएस वगैरह के मार्केट से आता है। तो इसके कारण आईटी जो है काफ़ी डाउनफॉल में है। दोस्तों मैं पर्सनली ये चीज़ किया हूँ कि मैंने आईटी कंपनीज में अभी और एक्सपोजर मैं लिया हूँ अभी हाल फिलहाल में, और आने वाला टाइम में अभी और भी लूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये साइकिल होता है, मतलब अभी ये डाउनफॉल में तो अब तो जाएगा ही जाएगा, और डाउनफॉल में जो खरीदता है वही अप में जाके उसको बेच पाता है। क्योंकि अगर आप अप में ऑलरेडी खरीदोगे तो आप कितना अप में बेचोगे। तो मेरा तो मैंने तो इन्वेस्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा। तो बाकी अगर आप अपना कोई एक ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। ये मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस मैंने अपना व्यू पॉइंट बताया है। फिर उसके बाद एनएससी काउंटर्स बीएससी विथ शिफ्ट इन बैंक निफ्टी एफएनओ एक्सपायरी टू फ्राइडे। देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ बताया था कि सेंसेक्स जो है एक एक्सपायरी लेके आ रहा है, दैट इज़ थर्सडे। जो एनएससी का जो एक्सपायरी रहता है वो कब कब रहता है वो ट्यूसडे रहता है। फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का वेंसडे रहता है, एंड निफ्टी का थर्सडे रहता था, और बैंक निफ्टी का फ्राइडे कर दिया। पहले बैंक निफ्टी भी थर्सडे रहता था। तो अब एनएससी ने ये चीज़ कर दिया कि भाई ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक मेरा कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर एक्सपायर होगा। अगर ऑप्शन से एफ की बात करें तो 26% जो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड एफ है दैट इज़ निफ्टी, और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी, ठीक है। बस ये एक छोटा सा न्यूज़ था जो मैं सोचा कि आपको कवर कर लूँ, तो आपके एक मार्केट के न्यूज़ के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज सेट टू मीट रोल आउट ऑब्लिगेशंस फॉर 26 गीगाहर्ट्ज़ डिस्पाइट लैक ऑफ डिवाइस इकोसिस्टम। देखिए मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या है कि एक्चुअली 26 गीगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है ना, वो क्या करता है, जैसे कई छोटे से एरिया में ये सर्विस देता है, बट काफ़ी फास्ट सर्विस देता है, क्योंकि ये 26 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है इसका। तो छोटे से एरिया में देगा बट काफ़ी फास्ट सर्विस देगा। तो स्पेक्ट्रम कंपनीज ने इस चीज़ का ऑक्शन भी लिया था और इस चीज़ को खरीदा भी था। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 26 गीगाहर्ट्ज़ वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर स्पेक्ट्रम आफ्टर मिड बैंड इन द ऑक्शंस ऑफ 2022 विद 72% ऑफ द एयरवेव्स गेटिंग सोल्ड। तो 72% ऑफ एयरवेव्स वे सोल्ड फॉर 26 गीगाहर्ट्ज़। तो आप ये बोलोगे भाई जब ये सोल्ड आउट हो चुका था इतना, तो इन लोगों ने रोल आउट क्यों नहीं किया, मतलब कंपनीज ने रोल आउट क्यों नहीं किया 26 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम? इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास एडिक्वेट डिवाइसेस नहीं थे। अब जो है, जो डिवाइस मेकिंग कंपनीज है उनसे थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है कि भाई हम डिवाइस बना लेंगे। तो पहले तो ये टेलीकॉम कंपनीज बोल रही थी कि हमें एक्सटेंशन चाहिए रहेगा, हमारे पास डिवाइस नहीं है, हम इसको रोल आउट बाद में करेंगे। बट अब ये चीज़ बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, आप जो है अब रोल आउट कर लो, मतलब आप जो है एक्सटेंशन मत दो, हम अपने आप रोल आउट कर लेंगे, हमारे जो डिवाइस मेकिंग कंपनी से बात होगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ को रोल आउट नहीं करते और 52 वीक्स तक भी अगर ये रोल आउट नहीं करते कंपनीज, ठीक है, अगर 52 वीक्स का डिले हो जाता है इनको रोल आउट करने में डेडलाइन से, तो इनको क्या रहेगा, उनका जो स्पेक्ट्रम है वो वापस भी लिया जा सकता है। ऐसा रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ है। दोस्तों कई सारे न्यूज़ है आज, तो इसलिए थोड़ा सा बेयर करिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ है कि मैं भी जल्द से जल्द सारे न्यूज़ को कवर करूं। बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं भी स्किप नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं होगा आपका पूरा टाइम देना, फिर आप बोलोगे कि ये न्यूज़ छूट गया, वो न्यूज़ छूट गया। तो मैं ये चीज़ एकदम भी नहीं चाहता। टाइम अगर थोड़ा लगे तो लगे, बट मैं आपको पूरे न्यूज़ को कवर करके ही लेक्चर को ख़त्म करूँगा। और अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। लाइक करने तो देखिए कुछ भी नहीं होता, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपको इस टाइप के वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल हो सकता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें।
मैं ये न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि जो स्टडी कर रहा है उसके लिए बनाता हूँ, और जो एक नॉर्मल एक इंसान, मतलब जिसको लेमैन भी बोलते हैं, जिसमें हम कि भाई जिनको मार्केट का इतना नॉलेज नहीं रहता, मैं उनके लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताता हूँ। तो आप किसके साथ भी शेयर कर सकते हैं ये चैनल, आप उनके लिए आई एम श्योर इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, कोई भी एज ग्रुप के लिए। फिर उसके बाद न्यू वुमेन्स एज सेविंग्स न्यू वुमेन्स सेविंग स्कीम्स हैज़ 500,000 टेकर्स। देखिए, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला, दैट इज़ महिला सम्मान। ये वन टाइम सेविंग स्कीम्स है फॉर वुमेन, और वो मार्च 2025 तक एप्लीकेबल हो सकता है। अब इस स्कीम के तहत आप जो है डिपॉजिट कर सकते हो 2 लाख रुपए तक का, एंड आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल। दैट इज़ अ गुड अमाउंट, मतलब 7.5% अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। मतलब अगर मार्केट में अगर स्मॉल सेविंग्स फंड्स का अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दैट ओनली, लाइक 7.5 to 8%। तो ये खाली वुमेन के लिए है। इसमें ये चीज़ है कि भाई वुमेन का जो है बढ़ेगा, उनके सेविंग्स बढ़ेंगे ताकि उनको थोड़ा सा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले वगैरह वगैरह। 3,666 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है। और सीनियर सिटीजन्स का जो डिपॉजिट का जो आया था दैट इज़ अराउंड 30 lakhs, उनको भी ये स्कीम, मतलब ये स्कीम नहीं, उनके लिए अलग स्कीम आया था, उनकी स्कीम के अंदर 23,000 करोड़ का डिपॉजिट हो चुका है। ये दोनों स्कीम इस साल के बजट में अनाउंस हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। जैसे कि एक न्यूज़ आ रहा है, 30 रीजनल रूरल बैंक्स गेट स्टूडेंट लोन कवर। देखिए, इसमें क्या चीज़ बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट का जो लोन होता है ना, जैसे कि स्टूडेंट का लोन का एक अमाउंट मान लीजिए 7.5 लाख तक का लिमिट है इसमें। तो 7.5 तक का जो लिमिट है 7.5 लाख का, उसमें अगर कोई भी इंसान लोन लेता है तो रीजनल रूरल बैंक को गवर्नमेंट की तरफ से एक अश्योरेंस मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक गारंटी मिलेगा। तो आरबीआई विल हैव द क्रेडिट शील्ड फ्रॉम क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स, जिसे हम बोलते हैं CGFSEL। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है बैक बॉडी है, ये अब जो रीजनल रूरल बैंक्स के जो लोन है उसे फंडिंग करेगा, उसे गारंटी देगा। बेसिकली फंडिंग तो क्या बोलूँगा, गारंटी देगा। तो आरआरबी जब लोन एडवांस करेगी तो विदाउट एनी कोलैटरल कर देते हैं ये लोग 7.5 लाख तक का। अब विदाउट एनी कोलैटरल से दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं तुम्हें, अगर पैसा डूबेगा तो हम देंगे, अब आप चलो इंटरेस्ट रेट को कम करो। माई गारंटी इज इक्विवेलेंट टू कोलैटरल, इनफैक्ट मोर देन अ कोलैटरल। फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी सीक SOPs टू बिल्ड ग्रेट निकोबार पोर्ट। मैं आपको ये बता देता हूँ क्या है ये न्यूज़। जो ग्रेट निकोबार पोर्ट जो बन रहा है गैलाथिया बे में, उसमें क्या है कि भाई हाइब्रिड एन्विटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल चलेगा, जिसमें सेंटर का शेयर रहेगा 70% एंड प्राइवेट प्लेयर का 30% रहेगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज। क्या है, इंडिया के जो ट्रांसशिपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बाहर होते हैं। ठीक है, 75% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिप कार्गो इज हैंडल्ड एट पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। ट्रांसशिप मतलब एक्चुअली इंटरमीडिएट पोर्ट बोल लो। जैसे कि मान लो अगर आपको इंडिया में सूरत में माल पहुंचाना है और ये माल आ रहा है चाइना से, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होता नहीं है बेसिकली, बट आप क्या करोगे, कोलकाता पोर्ट से, कोलकाता पोर्ट या कोई एक मान लो सिंगापुर का कोई पोर्ट तक पहुंचाए, सिंगापुर का पोर्ट से वो शिप जो है वो जाने वाली थी दुबई, तो सिंगापुर के पोर्ट में ट्रांसशिप हो गया और सिंगापुर के पोर्ट से आधा माल सूरत चले गया और बाकी का माल जो दुबई जाना था वो चले गया। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। मतलब अगर मान लो सिंगापुर का पोर्ट है, दैट इज नोन एज ट्रांसशिप पोर्ट। तो ऐसे इंडिया के 75% कार्गोज जो है ट्रांसशिप बाहर होते हैं, और 20 इसमें से अगर देखा जाए तो लगभग 45% जो है वो सिर्फ कोलंबो पोर्ट में ही होता है। तो इंडिया जो है अब बोल रहा है कि भाई हम अपना बाहर का डिपेंडेंस कम करेंगे, और अंडमान में इंडिया जो है गैलाथिया बे में एक पोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इंडिया को 200 मिलियन टू 50 मिलियन जो है डॉलर्स वो हर साल सेविंग्स होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, NASSCOM रिलीजेज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल AI यूज़। देखिए, एक्चुअली AI के बारे में सबने गाइडलाइन निकाल रहा है, EU निकाल रहा है, US निकाल रहा है, तो सोचा NASSCOM भी अपने तरफ से एक इनिशिएटिव ले लिया। उन्होंने कोई गाइडलाइन तो क्या निकाला है, बस उन्होंने बस एक डायरेक्टिव दिया है बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट लैंग्वेज में कि भाई AI का जो है हमें एक प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए, पब्लिकली डिस्क्लोजिंग डेटा एंड एल्गोरिदम को एक प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, यूज़र के अगेंस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर ऐसा है कि भाई गाइडलाइंस जो है इकोसिस्टम बनाएगा AI के क्रिएशन में फ्यूचर में हार्मोनियसली, ऐसा NASSCOM चेयरपर्सन का कहना है। These guidelines address obligations for researchers, developers, and users of generative AI models and applications, and emphasizes conducting comprehensive risk assessments and maintaining internal oversight through the entity lifecycle of generative AI solution। इसका मतलब क्या हुआ, generative AI का मैं मतलब बता देता हूँ, जिससे
जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट होकर बनता है। सपोज मान लो जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में इन्फॉर्मेशन फीडेड नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन जो है वो कई जगह से इकट्ठा करता है और फिर आपके लिए आउटपुट जनरेट करता है, तो दैट इज़ नोन एज जनरेटिव एआई। तो उनके लिए कि भाई रिसर्चर्स जो है जनरेटिव एआई में काफ़ी चीज़ों को, ये गाइडलाइन को यूज़ कर सकते हैं अपना मॉडल बनाने के लिए। टेक स्लो डाउन, नेक्स्ट न्यूज़, टेक स्लो डाउन टॉल 6 out of 10 कंपनीज हायरिंग मोर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स अभी इंडिया में काफ़ी लोग हायर हो रहे हैं। एक तरह से तो कंपनी कहती है कि भाई हमारा जो है प्राइवेसी कंसर्न्स है, एक तरह से देखा जाए तो भाई कंपनी को जो है वो मून लाइटिंग नहीं करने देती कि भाई बेसिकली हमारा कंपनीज का डेटा लीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये लोग गिग वर्कर्स को हायर कर रहे हैं ताकि क्या होगा भाई, अभी तो एनवायरनमेंट ठीक है, डिटोरिएट होगा तुरंत निकाल देंगे, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। तो ये कंपनी का थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड से मैं ये बोलूँगा। तो आपका इस चीज़ में क्या व्यू पॉइंट है, आप ये चीज़ बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। बट अगर गिग वर्कर्स का देखा जाए तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है दोस्तों, कि भाई आपको जब काम करना मन है, जिस कंपनी के साथ काम करने का मन है, आप वो कर सकते हो। तो इस चीज़ का बेनिफिट्स भी है। तो आप मेरे को अपना व्यू पॉइंट बता सकते हैं। बट न्यूज़ बेसिकली ये है कि अब गिग वर्कर्स को ज़्यादा हायर किया जा रहा है सिवाय परमानेंट एम्प्लॉयज़ के, ताकि कंपनी जो है एक ऑब्लिगेशन नहीं उठाना चाहती कि भाई मैं अब इस एम्प्लॉय को अगर हायर कर ली हूँ तो मेरे को इस चीज़ को कैरी करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, पैंडेमिक बूम ओवर D2C ब्रांड्स नाउ स्विचिंग टू ऑफलाइन चैनल्स। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि पैंडेमिक के दौरान ना कई सारे D2C चैनल्स जो है, काफ़ी D2C ब्रांड जो काफ़ी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड जिसको बोलते हैं, बेसिकली आप मान लीजिए जैसे एकदम इंटरनेट बेस्ड ब्रांड्स हो गए, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, स्विगी हो गया, तो ये सब सारे ब्रांड जो है काफ़ी फेमस हो गए थे। अब जो है कंज्यूमर जो है वापस से ऑफलाइन चैनल्स जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह ये सब चीज़ में जाना चालू कर दिए। तो ये सब चीज़ से अब कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज भी जो है थोड़ा गेयर अप कर रही है कि भाई अब ग्रोसरीज वगैरह पर भी ध्यान दिया जाए। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया आज के लिए, तो बट क्या कर सकते हैं, सारे न्यूज़ को कवर करना भी तो ज़रूरी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड हैव अ नाइस डे।